Hello everybody, my name is Avinash Agarwal and I am your success guide in the journey of scoring more marks, cracking exams and achieving your goals. The topic of today's session is not only interesting but very important. What we are going to talk about is one-stop planner for NEET and JEE preparation. अब दूसरी जो चीज़ हमें प्लानिंग के अंदर ध्यान रखनी है वो है फेजेस ऑफ प्रिपरेशन, माने तैयारी को कैसे बांटना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए और आसानी के लिए एक 12th स्टडिंग बच्चे का उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, आप फैक्टर्स को प्लग इन करके आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। तो जब हम फेजेस ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और 12th स्टडिंग बच्चे के परस्पेक्टिव से मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो आपको अपनी तैयारी को 3-4 फेजेस में करना है। पहला फेज शुरू होगा अप्रैल से लेकर अगस्त तक, जिसको हम कहते हैं लर्निंग फेज। इसमें हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले 12th क्लास का सिलेबस मैं खत्म कर लूं, और 12th क्लास का सिलेबस अगर स्कूल में नहीं भी खत्म किया तो मैं अपने आप से कर लूं या कोचिंग से कर लूं। माने अगस्त के एंड आते आते तक हमारा 12th क्लास का पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाना चाहिए, पूरा एग्जाम्पलर खत्म हो जाना चाहिए, और जो पूरी नेक्स्ट लेवल की हमारी टेक्स्ट बुक्स थी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, जो कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था, जिसको कि मैं कह रहा था कि एचसी वर्मा प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माने 12th क्लास के सिलेबस को पूरा मुझे लेवल 2 तक ले जाना है लर्निंग फेज के अंदर। कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे हो गए, अप्रैल से लेकर अगस्त तक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए, मैंने कुछ लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर ली। अगस्त के बाद सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका आता अपग्रेड लेवल, जिसके अंदर आपको अपनी तैयारी को फिर से ऊपर ले जाना है। अब अपग्रेड लेवल के अंदर और इस फेज के अंदर सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है वो है कि जो 11th क्लास का सिलेबस आपने पिछले साल पढ़ा था उसको आपको रिवाइज करना है, रीकैप करना है, उसको लेवल 4 तक लेके जाना है। कोई अगर बैकलॉग रह गए, पीछे का कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, कुछ आधा अधूरा है, उसको कवर अप करना है। माने 15 दिसंबर आते आते हमारा सिलेबस 11th का और 12th साथ के साथ 12th का सिलेबस जो अप्रैल से अगस्त वाले फेज के अंदर हमने लेवल 2 तक किया था उसको लेवल 3 और लेवल 4 तक भी ले जाना है। माने 15 दिसंबर के आते आते हमें जो है, जो कि अपग्रेड लेवल है, उसका मकसद है कि 11th का सिलेबस को रिवाइज, रिकैपिचुलेट, बैकलॉग कवर करना, प्लस 12th के सिलेबस को भी लेवल 4 तक लेके जाना है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारी तैयारी पूरी एक तरीके से हम खत्म कर चुके हैं। अब जो बात है इस तैयारी के अंदर जो फोकस था वो आपका रिवीजन का था, प्रैक्टिस का था और सिलेबस कंप्लीशन का था। इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपग्रेड लेवल पे और लर्निंग फेज में हैं कि ये जो जेई और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं बड़े टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। टफ इसलिए नहीं कि सवाल टफ आते हैं, मैं बहुत बार ये कहता हूँ दैट क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट डिफरेंट, एंड व्हाट दे रिक्वायर इज अ डिफरेंट अप्रोच, ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ए डिफरेंट माइंडसेट, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट इंडिविजुअल। सो यू हैव टू हैव दैट डिफरेंट अप्रोच. What is important for you to crack NEET and JEE is that how do you approach and how do you attack a question. And for you to approach and attack a question, what is important is that what comes to your mind when you first of all see the question, कैसे आपको अटैक कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते हैं। और इस चीज़ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आती है कि हमें कोई भी चीज़ जो है हाफ बेक्ड नॉलेज, जेई और नीट के अंदर हाफ बेक्ड नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। माने आधी अधूरी नॉलेज या सतह की नॉलेज से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान हो सकता है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है हाफ लेवल या सरसरी या ऊपर लेवल की नॉलेज से आपका काम चल सकता है, मार्क्स भी आ सकते हैं। बट अगर आप जेई और नीट की बात कर रहे हैं जहां पे लाखों बच्चे बैठे हैं और कुछ हजारों ही अच्छी सीट है, तो आपको हाफ बेक नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं होगा बल्कि में नुकसान ही हो सकता है। एक मैंने नीट के 2018 के एक टॉपर से बात किया, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझसे शेयर किया। उसने कहा कि अपनी कोचिंग के अंदर एक बार वो जनवरी के महीने के अंदर एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहा था। उसके फिजिक्स के चैप्टर्स कुछ कंप्लीट नहीं हुए थे। उसने उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की हड़बड़ी में 4-5 चैप्टर्स को उसने सोचा कि सरसरी निगाह से या ऊपरी तौर से मोटे मोटे तरीके से देख लेता हूँ। एग्जाम मॉक टेस्ट के अंदर उन 3-4-5 चैप्टरों से 5 क्वेश्चन आए। उसने उसके बाद कहा कि उन 5 क्वेश्चन को करने में उसको तकरीबन 15 मिनट लगी। 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया और तीनों ही क्वेश्चन उसके गलत हो गए। नेट रिजल्ट उसको मिला -3 मार्क्स। कहने का मतलब है अगर उसने वो चैप्टर ना किए होते और वो उन क्वेश्चंस को छोड़ देता तो उसको 15 मिनट भी बचती और -3 की जगह उसको 0 मार्क्स मिलता, माने 3 नंबर का फायदा। तो मैं ये जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाफ बेक्ड नॉलेज आपको जेईई और नीट के अंदर कहीं नहीं लेके जाएगी। जो भी करें इस तरीके से करेंगे लर्निंग फेज के अंदर और अपग्रेड लेवल के अंदर कि बस आखिरी बार मैं इसको देख रहा हूँ, पूरी गहराई तक मैं जाऊँगा, कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से समझूंगा, उसके एप्लीकेशन को पूरी बारीकी से समझूंगा। रिमेंबर, सक्सेस इन नीट एंड जेईई इज अबाउट एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। इट इज़ नॉट अबाउट रूटीन क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं कि आपको डिस्क्राइब करने के लिए दे दिया। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस के अंदर इनोवेशन या क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी चाहिए होती है, तो हाफ बेक नॉलेज आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी। तीसरा फेज जो इसके बाद आता है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आता है।
ये स्पेसिफिकली चूंकि ये वीडियो मैं दिसंबर के एंड में शूट कर रहा हूँ, तो 15 ये जो फेज़ है, तीसरा फेज़ 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक मैंने इस बार इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जेईई का एग्ज़ाम जो कि 15 जनवरी को होता है वो तकरीबन 1 महीने पोस्टपोन होगा। मेरे हिसाब से बोर्ड का एग्ज़ाम 1 महीने पोस्टपोन होगा और मेरे ख्याल से नीट के एग्जाम्स भी पोस्टपोन होंगे। इसलिए इस फेज़ को, जो आइडियली ये फेज़ है 15 जनवरी तक रखता है, उसको बढ़ा के मैंने 15 फरवरी तक कर दिया है। ये फेज़ है आपका कंसोलिडेशन का, माने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर, माने लर्निंग फेज़ के अंदर और अपग्रेड फेज़ के अंदर, जहाँ पे हमने पूरा पढ़ा और कंसोलिडेट किया, इसके अंदर हमें टेस्ट करना है। योर सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इनपुट्स you have given, it is dependent upon what output you are able to produce in the examination hall. Most of the students fail not because they do not know the subject, but because they are not able to produce output under examination tension and pressure. So the ability to produce output under examination tension and pressure is also extremely important, and that is what you do in this testing and consolidation phase. Mock test दीजिए, काफ़ी सारे mock test दीजिए, पर mock test में एक जो गलती बच्चे करते हैं, टेस्ट से ज़्यादा उसकी एनालिसिस जरूरी है। If a test is not telling you, if test number 1 is not telling you what is that you should do so as to improve your score in the test 2, it is not a test. Then there is no difference between a test and a question bank. एक क्वेश्चन बैंक जैसे डायरेक्शनलेस होता है, प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो टेस्ट की जो ताकत है वो 1/4 रह जाती है और टेस्ट मात्र एक क्वेश्चन बैंक बन के ही रह जाता है। तो माने आपको इस फेज के अंदर अपनी गलतियों को बहुत बारीकी से देखना है, पकड़ना है, सुधारना है। ध्यान रखिए 2 बातें जो टॉपर करते हैं, ऐसा नहीं कि टॉपर गलतियां नहीं करते, टॉपर हमारे जितनी ही गलती करते हैं, बट टॉपर अपनी गलती को दोहराते नहीं है। एक ऑर्डिनरी बच्चा उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। दूसरी चीज़ जो टॉपर करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी पावरफुल है, कि हमारे जैसे मेंटर्स अगर आपके साथ हैं, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे आपके बच्चे, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। अगर आपने उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहरा दिया तो फिर मेंटर्स की कोई ज़रूरत रह नहीं जाते। तो माने 2 चीज़ें मैंने आपसे कही गलतियों को लेकर, दूसरे की गलतियों से आपको सीखना है और कोशिश करनी है कि उन गलतियों को ना करें, अपनी गलतियों को पकड़ना है और उन गलतियों को दोहराना नहीं है। याद रखिए, किसी ने बिल्कुल ही सही कहा है, गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। तो हमें गलतियों को पकड़ना है और उनको सुधार लेना है। और चौथा फेज़ जो आता है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक रखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है। इस फेज़ को टिपिकली मैं कूल डाउन फेज़ कहूँगा। माने जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे थे वो 15 फरवरी तक काफ़ी हाई प्रेशर में काम कर रहे थे। पहले लर्न करो, फिर अपग्रेड करो और फिर टेस्टिंग करो, रिगरस टेस्टिंग और एनालिसिस। थोड़ा सा आपको कूल डाउन करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बोर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मार्क्स एक माइलस्टोन की तरीके से भी होते हैं और बोर्ड के मार्क्स आसानी से आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको बोर्ड के मॉक टेस्ट लेने हैं क्योंकि वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत सारी आएंगी। जब मैंने आपसे बात की फेजेस ऑफ प्रिपरेशन की, इसमें सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट से होती है और जहाँ पे सक्सेस और फेलियर में डिसाइड हो जाता है, वो ये है कि 95% बच्चे गलती करते हैं कि क्लास 11th में वो सीरियस नहीं होते। तो अगर आप क्लास 11th स्टडिंग स्टूडेंट हो, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्लानिंग के अंदर एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि पूरी 11th के क्लास के अंदर ना मेरे पास कोई अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट है, ना मेरे पास किसी और चीज़ का प्रेशर है। पूरा ध्यान आपको 11th क्लास के अंदर जेईई और नीट की प्रिपरेशन पर रखना है और आपको अपने पूरे 11th क्लास के सिलेबस को लेवल 4 तक लेके जाना है। मान लो टेस्टिंग वो इरोडॉव के बाद कि नेक्स्ट वाला जो लेवल है पूरी तरीके से आपको कर लेना। अगर आपने 11th क्लास में पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत कर दी और पूरी ताकत लगा दी, तो समझिए 70% काम आपका हो गया। बच्चों से यही गलती होती है कि 11th क्लास में सीरियस नहीं होते, कर लेंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, और 12th क्लास तक आते आते 12th का भी प्रेशर होता है और 11th की भी आधी अधूरी हाफ बेक्ड नॉलेज होती है। मैंने आपको बताया था हाफ बेक्ड नॉलेज इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। तो 11th क्लास के बच्चों को सिर्फ प्लानिंग में यही ध्यान रखनी है कि 11th क्लास के अंदर जब है सबसे सुनहरा आपके लिए मौका है। 11th, हाउ हार्ड यू वर्क, हाउ सीरियस यू आर इन क्लास 11th एक्चुअली डिफरेंशिएट्स बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। एक और जो चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने पहले लेवल की बात की, फिर फेजेस की बात की, आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मल्टीपल लेवल्स में तैयारी करने का और मल्टीपल फेजेस में तैयारी करने से एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, विच लीड्स टू बेटर रिटेंशन एंड एप्लीकेशन। तो ये दोनों फेजेस थे। तीसरा जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो डेली रूटीन के बारे में था। डेली रूटीन में बड़ा ही सिंपल है, चूंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो अगर आप स्कूल या कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो जिस दिन स्कूल और कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस है उस दिन कम से कम आपको 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। जिस दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, जिस दिन आपका दिन फ्री डे है, फ्री डे कहेंगे, उस दिन कम से कम आपको 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। बार बार मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ। व्हाट वुड डिफरेंशिएट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट हाउ गुड योर कोचिंग इज और हाउ गुड योर टीचर्स आर,
बट हाउ सीरियसली हैव यू डन योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज इंडिस्पेंसिबल। बार बार मैं बच्चों को उदाहरण के तौर पे एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर आप क्रिकेट सीख रहे हैं और सचिन तेंदुलकर भी आपका कोच है, तो आप कितनी जल्दी क्रिकेट सीखते हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि सचिन तेंदुलकर आपको कितने घंटे पर पढ़ाता है या बताता है। इस पर डिपेंडेंट करता है कि 1 घंटे की कोचिंग कितने घंटे की नेट प्रैक्टिस से बैकअप है। आप ये ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी ही वो फेज़ है जिसमें एक्चुअल लर्निंग हो रही है। आप एक्टिवली अपनी कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी चीज़ को आगे लेते जा रहे हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेल्फ स्टडी। इवन इफ यू हैव टू आई वुड इवन सजेस्ट इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स, प्लीज कॉम्प्रोमाइज, बट सेल्फ स्टडी इज वन थिंग विच यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज अपॉन। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन तीनों चीज़ों की सहायता से आप फुल प्रूफ प्लान बना सकते हैं। पहली चीज़ें मैंने आपको बताई लेवल ऑफ स्टडी, दूसरा बताया फेजेस ऑफ प्रिपरेशन और तीसरा मैंने आपको बताया डेली रूटीन। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आपका एग्जाम कितनी बार भी पोस्टपोन हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे आप 11th में हो 12th में हो ड्रॉपर हो, आप इन 3 बेसिक पिलर्स को रख के अगर आप अपनी प्लान बनाएंगे तो आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग खड़ी होगी कि चाहे किसी भी तरीके के सरप्राइजेज हो, आप उन सरप्राइजेस को झेल सकते हैं। In the end, I would like to tell you about my book. I have recently written a book which is called Topper Study Hack. The book is based upon the success story of more than 100 NEET and JEE toppers whom I have interviewed in the last 15 years. The book has got a lot of tips and techniques which have the capability, which have the power to take your preparation to a different level altogether. The book talks about all aspects of preparation. It has a lot of case studies, a lot of interesting stories, a lot of interesting experiences of the toppers, like revision कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर होना है, फोकस कैसे डेवलप करना है, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे करना है, रात को पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ने या 2 सब्जेक्ट पढ़ने, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे बननी है। बिलीव मी माई फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव इन योर माइंड, this book has got an answer to that question. I would request all of you to get a copy of the book. The book is available both at Amazon and Flipkart. I hope this video has served the purpose and I wish you all the best and best of luck. Thank you. Bye-bye.